फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको छोटा मेरा खेत पढ़ा रही हूँ। जो हमारे 2 महीने की प्रिपरेशन का बोला था मैंने, उसका जो है मैं छोटा मेरा खेत स्टार्ट कर रही हूँ अभी। तो इसमें क्या है, छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख ये दोनों ही है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा मेरा खेत की व्याख्या और ये सब बता दूंगी, पंक्तियाँ किस तरीके से करना चाहिए, इनके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब बता दूंगी। फिर उसके बाद मैं आपको बगलों के पंख की भी बता दूंगी कि किस तरीके से करना है। दोनों चैप्टर एक में ही है, पहले छोटा मेरा खेत करके फिर सेकंड में करके बगलों के पंख है। इसकी जो पंक्तियाँ पढ़ेंगे सिर्फ पंक्तियाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, हम इसकी व्याख्या पे भी ध्यान देंगे कि एक चैप्टर से इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप बोलोगे कि एक चैप्टर को हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जो चैप्टर ये किसने लिखा है, उमाशंकर जोशी ने लिखा है। ये आपको याद रखना है क्योंकि जब आप व्याख्या करोगे इसकी संदर्भ प्रसंग सहित तो नाम ज़रूर आता है, लेखक या कवि जो भी हो। देखो क्वेश्चन किस किस टाइप के बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको जो है पद्यांश दे देंगे और उसकी क्या करना है, आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि आपको जो है एक पद्यांश दे देंगे, उसके क्वेश्चन दे देंगे और उस क्वेश्चन के आंसर जो है आपको वो पूरे पैराग्राफ में पद्यांश में ऐसा ढूंढना पड़ेगा। जैसा ये लाइन दिए इसमें क्वेश्चन ऐड कर देंगे नीचे, तो उसके जो है आपको आंसर देने पड़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, जो भी ये पंक्तियाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जितना भी ये चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर अलग से बनेंगे। पूछ लेंगे छोटा मेरा खेत में जो खेत था उसको किस नाम से दर्जा दिया गया है, या और भी जितने भी क्वेश्चन है पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो थर्ड क्वेश्चन जो है इस तरीके से आ सकते हैं 2 या 3 नंबर में। तो इस तरीके से एक चैप्टर से बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं, इसलिए आपको जो है हर तरीके से प्रिपरेशन करनी, चाहे संदर्भ प्रसंग में पूछ लें, चाहे पूरा पद्यांश दे दे क्वेश्चनों में या अलग से क्वेश्चन दे दें। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आपसे पूछ लेंगे कि लेखक का नाम बताओ या कुछ भी। तो इस तरीके से जो है एक चैप्टर से सब में ही जितने भी चैप्टर है ऐसे सब में जो है कोई पेपर में आने के चांसेस इस तरीके से रहते हैं, इसलिए हमें जो है हर तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो मैं आपकी प्रिपरेशन भी इस तरीके से पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम छोटा मेरा खेत पढ़ते हैं और इसकी पंक्तियों को ध्यान से देखते हैं। अगर आपको जब तक पंक्तियाँ समझ में नहीं आएंगी तब तक आप ना तीनों तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले पंक्तियाँ समझते हैं इनकी। आप चाहते हो कि मैं एक ही वीडियो में पूरा करके पढ़ा दूँ तो मैं वैसे भी पढ़ा दूँगी, और अगर आप चाहते हो कि छोटी छोटी क्लिप में बनाऊँ तो मैं वैसे भी बना दूँगी। वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट कर देना कि आपको जो है किस तरीके से वीडियो चाहिए, छोटी छोटी क्लिप में चाहिए कि पूरा एक में 1 घंटा या 40 मिनट जितना भी मैं पूरा कंप्लीट करवा दूँ। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, जितने भी टाइम का मुझे लगेगा, और बाकी आप मुझे बता देना। तो सबसे पहले पंक्तियों को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छड़ का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पंक्तियों को ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई होगी, पर थोड़ी थोड़ी आपको नहीं आई होगी। में क्या हो रहा है, इसमें जो कवि है उमाशंकर जोशी, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक कल्पना की। आपको चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, छोटा मेरा खेत। एक खेत होता है, जो आपने खेत सबने देखा होगा, उस खेत की क्या कल्पना की है। कल्पना कैसे की है, कवि और लेखक का काम क्या होता है, लिखना होता है। तो वो लिखने के माध्यम से जो उनके मन में विचार आ रहे हैं उनको जो है लिख के और फिर जो है हमारे तक भेजते हैं। ऐसे ही क्या उमाशंकर जोशी ने भी किया, उन्होंने एक कल्पना की किस पे, छोटा मेरा खेत पे। तो वो वही बात यहाँ कह रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेत की कल्पना की। अब यहाँ पे देखो खेत की कल्पना किस किस से की है। पहला क्या बोल रहा है, छोटा मेरा खेत चौकोना, यानी जो खेत होता है वो कैसा होता है, चौकोना टाइप का होता है। और आपने कागज का पन्ना देखा होगा तो वो कैसा होता है, वो भी चौकोना टाइप का होता है। वहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना। ये क्या बोल रहे हैं कि कागज का एक पन्ना, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कागज का एक पन्ना भी चौकोना होता है, वैसे ही खेत भी क्या होता है, चौकोना होता है। आगे क्या बोल रहे हैं, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। का मतलब क्या है, कोई अंधड़ कहीं से आई। अंधड़ यानी होते कोई आंधी आई जोर से, हवा एकदम बहती हुई, और क्या हुआ, क्षण का बीज वहाँ बोया। और वो आंधी के जो आई तो उससे क्या, क्षण का बीज वहाँ पे बोया गया। आंधी मतलब यहाँ पे है कि कवि के मन में जो विचार आते हैं वही जो कवि के लिए आंधी है। तो खेत में तो ऐसे बोते हैं, लेकिन जो एक पन्ना था उसमें पन्ने में बीज कैसे बोते, कागज का जो पन्ना रहता है उसमें क्या हुआ, कवि के मन में विचार आए और उन विचारों को जो है उन्होंने अपने जो खेत रूपी जो पन्ना था उसमें क्या है, लिख दिए। अपने मन के विचारों को जो है उस बीज के रूप में जो है अपने पेज में लिख दिए, कागज में लिख दिए। आगे क्या बोल रहे हैं कि कल्पना के रसायनों
वो पी बीज गल गया निशेष। कल्पना जो उन्होंने की थी कवि ने, तो वो क्या है, उनके जो बीज थे यानी जो उनके विचार थे, वो क्या हुआ, वो विचार जो है उन कल्पना को पी गया। आगे क्या बोल रहा है कि शब्द के अंकुर फूटे। शब्द के अंकुर मतलब से विचार कवि के मन में आते हैं, तो वो क्या है, जब उनके विचार आते तो वो सीधा लिखने लगते हैं, क्योंकि अगर विचार मन में आते तभी कवि जो है लिख सकता है। वैसे शब्द के अंकुर फूटे, इससे मतलब है कि बीज जब फूटता है तो उसमें से अंकुर निकलते हैं। उसी प्रकार जब कवि के मन में विचार आते तो उसमें भी शब्द के अंकुर फूटते। आगे क्या लिखा है कि पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई कृति साहित्य के लिए तैयार हो जाती है तो उसे बोलते हैं पल्लव पुष्पों से नामित हुआ। जो किसान है तो उसके लिए ये पल्लव पुष्पों का नामित हुआ से मतलब क्या होता है, फसल पूरी तैयार हो जाती है और जब वो उनके बीज से लद जाती है तो जब हवा चलती है तो क्या होता है, वो लहलाने लगती है। तो उसका मतलब यही होता है कि पल्लव पुष्पों से नामित हुआ। इस तरीके से जो है कवि ने छोटा मेरा खेत की कल्पना की। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही ईजी वे में समझाया ताकि आपको जो है कंफ्यूजिंग ना हो। अब थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा और डिटेल में पढ़ते कि कवि ने और किस किस तरीके से इसकी कल्पना और ज़्यादा वे में की है, क्योंकि अभी तो मैंने कल्पना इस तरीके से बताई, अभी खेत को किस तरीके से उगता है, क्या क्या होता है, इसके डिटेल में थोड़ा और पढ़ते हैं। अब इसकी व्याख्या को ध्यान से देखना। अब जरा इसे व्याख्या को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। कवि कहते हैं कि किसान के खेत की तरह ही मेरा भी खेत है। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार किसान का खेत होता है उसी प्रकार मेरा भी खेत होता है, पर उनका खेत क्या है, एक कागज का एक पन्ना, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। अगर आपको व्याख्या करने को आए तो जैसे ये व्याख्या आपको उस टाइप से ही करना है ताकि आपको जो है और इजी पड़ जाए। यहाँ पे क्या लिखा है कि वह खेत कागज का छोटा चौकोर पन्ना है। ये भी बता रहे कि वो उनका जो खेत है वो क्या है, तो उनका खेत क्या है, वह खेत कागज का एक छोटा और एक चौकोर जो पन्ना होता है वो है उनका खेत। कवि का खेत कागज का छोटा चौकोर एक पन्ना है और किसान का खेत तो आपको पता ही हरा भरा कैसा होता है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि किसान अपने खेतों में बीजों का रोपण करता है। अब किसान क्या है, उसके पास जो खेत रहता है उसमें क्या करता है, बीजों का रोपण यानी बीज उसमें बोता है। और कवि क्या करता है, अब कवि का सुन लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं अंत द्वंद की आंधी से पल भर में आए हुए विचारों को, बीज को अपने कागज के खेत में बोता हूँ। यानी जो उनके विचार हैं उसके जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खेत में बोते हैं। मैं अंत द्वंद तो क्या होता है, अपने अंदर से जो विचार निकलते हैं मन में, वही है अंत द्वंद की आंधी में। जब आपका मन में बहुत सारे विचार हो यानी अंत द्वंद यानी मन में, तो आंधी से पल भर में यानी जब आपके विचार बहुत तेज चल रहे हो तो आंधी जैसा लगता है कि विचार एकदम से आते हैं और लिखने बैठ जाते हैं। तो आंधी से पल भर में आए हुए विचार, जो वो अंतर्द्वंद यानी मन में जो आंधी चलती है और उससे जो विचार आते हैं, उस बीज को क्या करते हैं, वो अपने कागज के खेत में बोता हूँ। जो कवि है वो क्या करते हैं, अपने कागज के खेत में बोते हैं। यानी जब उनके मन में बीज निकलते हैं यानी जो विचार है वो निकलते हैं तो वो अपने कागज के खेत में लिख देते हैं यानी बो देते हैं। क्या बोल रहे हैं, खेतों में किसान हवा पानी उर्वरक खाद डालता है। आपने खेतों में देखा होगा हवा पानी उर्वरक खाद डालता है, ये सब जो है खेत में जो उग रहा है उनमें ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन क्या बोल रहा है आगे, तब बीज का बाहरी आवरण गलकर अंदर से अंकुर निकल आता है। जब हम पानी हवा उर्वरक खाद ये सब उसको देते हैं, किसको, बीज को, बाहरी आवरण गलकर, जो बाहरी आवरण होता है पानी इन सब का, उससे गलकर क्या होता है, पौधा जो बीज है वो गल जाता है। तो उससे गलकर क्या होता है, अंदर से वो क्या करता है, अंकुर निकल आता है। आपने अंकुर देखे होंगे, जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनमें वाइट वाइट से रेशे निकल आते हैं, तो वो अंकुर क्या है, निकल आता है, क्योंकि वो नमी में जो है उससे अंकुर निकल आते हैं बीज के। अंकुर निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अंकुर निकलते तभी पौधा बढ़ता है और तभी वो फलता है। आगे क्या बोल रहा है कि वह धीरे धीरे वृद्धि करते हुए एक विशेष फसल तैयार हो जाता है। और वो जो अंकुर है वो क्या करता है, फिर पानी आप सब दोगे खाद वगैरह, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वृद्धि यानी धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ते हुए एक विशेष फसल तैयार हो जाता है, यानी एक विशेष फसल जो है तैयार हो जाती है। आगे क्या बोल रहा है कि मैं अपने विचारों के बीज में कल्पना शक्ति और भाव भंगिमा खाद और पानी देता हूँ। किसान है वो तो पानी उर्वरक खाद ये सब देगा, लेकिन जो कवि है तो वो अपने एक खेत रूपी जो पन्ना है उसको तो ये सब नहीं दे सकता ना। तो कवि क्या देता है, ये उन्होंने ये बताया कि मैं अपने विचारों के बीज में, जो उनके बीज है, उनके बीज क्या है, उनके विचार, उसमें क्या करते, कल्पना शक्ति और भाव भंगिमा का खाद
आपके जो बीज हैं कवि के, उसमें कल्पना शक्ति, यानी अगर आपकी कल्पना अच्छी है, उसकी शक्ति अच्छी है, तो आप उससे जो है कोई भी चीज़ लिखोगे तो वो बहुत ही प्रभावशाली लगती है। और भाव भंगिमा का मतलब ये होता है, अगर आपकी भावना शक्ति अच्छी है तो उससे क्या है, आपके विचार और अच्छे लगते हैं। और जब विचार सही लगेंगे तो आपकी जो कल्पना, उससे क्या होगा, आपकी जो पूरी रचना है वो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो भंगिमा का खाद डालते हैं वो, और कल्पना शक्ति का बीज डालते हैं, और पानी देता हूँ, सब डाल के वो पानी देते मतलब वो वाला पानी नहीं होता, पानी देते मतलब अपने विचारों को और बढ़ाते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि मेरे विचारों के बीज से शब्दों के अंकुर फूटते हैं। अब जो कवि हैं उनके विचारों के जो बीज हैं उससे क्या होते हैं, शब्दों के अंकुर फूटते हैं। उस बीज से क्या होता है, जो शब्द रहते हैं ना उसके अंकुर फूटते हैं, यानी शब्द जो है एक के बाद उनके मन में आते जाते, तो उससे क्या है, वही उनके अंकुर है, यानी जो शब्द है वही कवि के क्या है, अंकुर है। और आगे क्या बोल रहा है कि काव्य कविता बनने लगती है और एक विशेष विषय वस्तु की कृति साहित्य तैयार हो जाती है। जब अंकुर फूटने लगते हैं तो खेत में क्या होता है कि जो किसान है उसकी वो फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन जब कवि के अंकुर फूटते बीज के शब्द वाले, तो उससे क्या होता है कि काव्य कविता, यानी एक काव्य या तो एक कविता बनने लगती है और एक विशेष विषय वस्तु जो है साहित्य की तैयार हो जाती है। जिस तरीके से खेत तैयार होता है, इस तरीके से ही जो है कवि की जो है साहित्य की रचना तैयार हो जाती है। इस तरीके से दोनों के ही खेत तैयार होते हैं। उन्होंने खेत की कल्पना जो है किससे, कागजों भी पन्ने से की है। अगर आपको पता है कि खेत में क्या क्या प्रोसेस होती है, तो आप उसी तरीके से काव्य में जब साहित्य कृति बनती है तो किस तरीके से उन्होंने रचना की, इस तरीके से आप जो व्याख्या कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से व्याख्या करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, आपको बस पंक्तियाँ देखनी है, उसमें क्या क्या कहा जा रहा है उसके माध्यम से जो है दोनों चीज़ों को समझाना है। अगर ये पेपर में आती संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना तो आप कर लेंगे। संदर्भ में क्या लिखते हैं कि ये जो पंक्तियाँ हैं किस पुस्तिका से ली गई है और इसमें जो है कौन से कवि हैं। प्रसंग में आता है कि आप ये जो चीज़ लिख रहे हो इसका मेन मोटिव क्या है, या इसमें अपनी बात कौन सी बात कहना चाहते हो। लिख सकते हो कि कवि ने जो है खेत की तुलना अपने खेत रूपी पन्ने से की है। इस तरीके से आप अपने मन से लिख सकते हो। प्रसंग में मेन मोटिव ये रहता है, आप पूरी चीज़ जो व्याख्या कर रहे हो उसमें आप बताना क्या चाह रहे हो, तो जो भी आप बताना चाह रहे हो वो लाइन आप एक लाइन में आप लिख के बता सकते हो प्रसंग में, और व्याख्या तो आप करते ही हो। इस तरीके से हमने छोटा मेरा खेत की जो है अभी पहली पंक्ति को कंप्लीट किया है। अगर इसी से जो मैंने आपको बताया था कि अगर इसी से वो पद्यांश दे दे, इसी में क्वेश्चन ऐड कर दे जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, तो कैसा होगा। ज़रा उस तरीके के क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट नीचे देखना, हम इसको भी इस तरीके से देख लेते कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको ऊपर पंक्तियाँ दी थी वही पंक्तियाँ देंगे और नीचे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और ये 4 नंबर में आपको पद्यांश आएगा कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर के आंसर देना है। पंक्ति वही रहेगी पर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। व्याख्या करने को नहीं आई तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसके ज़रा आंसर देख लेते क्या है। एक ही चीज़ से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं आपको ये आइडिया हो गया होगा। अब ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है कि अंधड़ से क्या तात्पर्य, कवि और किसान के परिक्षेप में लिखी है। अंधड़ का तात्पर्य क्या होता है, अगर आपने पंक्ति पढ़ी तो आपको मालूम होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, आंधी। आंधी कैसे, अब ये यहाँ पे थोड़ा देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या लिखा है, अंधड़ अर्थात आंधी। किसान के लिए आंधी तूफान का उठना वर्षा की सूचना देता है, और किसान खेतों में बीज डालने की तैयारी करने लगता है। ये कवि के लिए अंधड़ अंतद्वंद से उठने वाले मनोभाव है और काव्य लेखन करने की तैयारी करता है। विचारों के बीज को अपने कागज का रूपी खेत में बोता है, अर्थात लेखन आरंभ करता है। जो किसान है और जो कवि है, दोनों के लिए आंधी का मतलब अलग अलग है। अलग अलग किस तरह से दोनों अपनी तैयारी किस तरीके से करते हैं ये बताया गया है। तो ज़रा इसे और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखना। अंधड़ अर्थात आंधी, अंधड़ का मतलब आपको पता है आंधी है। किसान के लिए आंधी क्या होती है भाई, जब आंधी आती तो किसान को क्या लगता है, तूफान उठ रहा है तो मतलब बारिश होने वाली है, वर्षा की सूचना देता है। यानी सबको पता है कि बारिश होने वाली जब तूफान वगैरह उठता है, जब ऐसे आंधी वगैरह की सूचना आने लगती है तो किसान क्या करता है, खेतों में बीज डालने की तैयारी करने लगता है। अब जब पता है कि भाई वर्षा आने वाली है
तो किसान क्या करता है, खेतों में बीज अगर वो डाल देगा तो उसे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्षा का टाइम आ गया तो वर्षा बारिश जो है ऑटोमेटिकली होगी, तो उन्हें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान क्या ऐसे तैयारी करता है, लेकिन कवि कैसे तैयारी करता है ये देखते हैं। आगे वहाँ पे क्या लिखा है कि वहीं कवि के लिए अंधड़ अंतद्वंद से उठने वाले मनोभाव है। अब कवि के लिए आंधी क्या है कि अंतद्वंद, यानी आपके मन में जो उठने वाले विचार होते हैं उससे क्या होता है, काव्य लेखन करने की तैयारी करता है। जैसे ही कवि के मन में क्या है, विचार उठते हैं, यानी अंतद्वंद यानी मन में जो विचार उठते हैं, तो उससे वो क्या होता है, तैयार हो जाता है किसमें, काव्य लेखन करने की तैयारी में। यानी वो सोचता है मन में विचार आ गए तो अब वो लिखने लग जाता है, जिससे क्या उनकी रचना जो है अच्छी हो, यानी रचना जो है उनकी बन जाए। आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि विचारों के बीज को अपने कागज रूपी खेत में बोता है। जो कवि रहता है वो क्या करता है, विचारों को क्या है, कागज रूपी खेत में बोता है यानी लिखता है। आगे क्या लिखा है, अर्थात लेखन आरंभ करता है। जैसे मन में विचार आते हैं उस आंधी से, तो वो क्या करता है, लेखन आरंभ करता है, यानी वो विचार जो है अपने लिखने लगता है और उनका जो लेखन होता है वो आरंभ हो जाता है। तो इस तरीके से अंधड़ का यही तात्पर्य, और कवि और जो किसान है उनके मन में आंधी के लिए दोनों अलग अलग बात वही है, पर दोनों अपने अपने तरीके से जो है अपने अपने खेत को बोते हैं। इस तरीके से अंधड़ का यही तात्पर्य था। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आएगा। सब क्या है, पंक्तियों ऊपर पंक्तियां भी दी होंगी, फिर ये क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप पंक्तियां अच्छे से समझ में आया तो आपको पंक्ति से ही समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझा तो फिर आपको समझना पड़ेगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष कवि और किसान के संदर्भ में क्या है। पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। इसका जो है आंसर ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष किसान के खेतों में फलों से लदी हुई लहलाती फसल है। यानी पल्लव पुष्प, यानी पल्लव यानी खुशी से एकदम जो पुष्प लहरते हैं ना, उस प्रकार जो फसल होती है, जब आपने देखा होगा फसल बड़ी हो जाती है तो वो जब हवा चलती है तो कैसे लहलाती है, तो उसके जो अंदर जैसे गेहूँ की फसल देखी होगी तो गेहूँ से लदी हुई रहती है वो, तो कैसे वो हवा से लहलाती है। तो उसका मतलब यही है, पल्लव पुष्पों से नामित, इसका मतलब यही है कि किसान के खेतों में जब जो फसल रहती है, जब वो फसल बड़ी होके लद जाती है तो वो जब हवा चलती है तो वो कैसे लहलाने लगती है। इस तरीके से लहलाती है जब वो लदी रहती है। गेहूँ आप देखो जब एकदम लदे रहते तो ऐसे हिलने डुलने लगती है, तो उसका मतलब पल्लव पुष्पों से नामित का मतलब यही है। आगे यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कवि के संदर्भ में क्या है, कवि के संदर्भ में यह किसी खास विषय पर लिखी गई तैयार कविता है। लेकिन जो कवि है उसके लिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब किसी खास विषय पर जो है कोई कविता लिखी गई है तो उसका मतलब यही होता है कि पल्लव पुष्पों से नामित, यानी जो है किसी खास विषय पर आपने कोई कविता लिखी तो कवि के लिए ये मतलब है। लेकिन किसान के लिए क्या मतलब है कि जो लद जाती है, जब फसल एकदम अच्छी हो जाती है और जब वो खिलने लगती है यानी हिलने डुलने लगती है, तो वो मतलब खेत से किसान का है। यहाँ पे जो कवि का मतलब है वो किसी भी खास टॉपिक पर लिखी गई जो कविता है उससे मतलब है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछा जाएगा कि कवि के कृषि कार्य में कौन कौन से संसाधन है। किसान के तो मैं आपको पता ही है कि क्या क्या साधन लगते हैं, लेकिन जो कवि है वो अपने खेत रूपी पन्ने में जो कार्य करता है उसमें कौन कौन से साधन लगते हैं, इसका आंसर आपको देना है। अब आंसर को ध्यान से देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखा है कि कवि के कृषि कार्य में संसाधन वो होते हैं जिस चीज़ का आप जो है यूज़ कर रहे हो, इस जिसका आप उपयोग कर रहे हो, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, वो होते संसाधन। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, खेत। अब खेत जो है, सबसे पहले खेत की बात हुई, लेकिन जो कवि उसके लिए खेत क्या है, तो कागज का एक चौकोर पन्ना। खेत के बाद कौन से संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, बीज। तो अब जो कवि उसके लिए बीज क्या है, तो कवि के लिए बीज क्या है, उनके विचार है, क्योंकि वो विचारों को ही जो है उस पन्ने में बोते हैं। अंकुर मतलब क्या होता है, अंकुर वो होते हैं जब बीज पूरा गल जाते हैं तो उसमें जो अंकुर निकलते रेशे वो होते हैं। इन कवि के लिए अंकुर क्या होते हैं, तो कवि के लिए अंकुर क्या होते हैं, शब्द लेखन होते हैं। वो जो शब्द लिखते हैं और उससे जो शब्द लेखन तैयार होता है वो होते हैं शब्द लेखन। अब फोर्थ आता है उर्वरक और जो खाद हम डालते हैं जिससे हमारी खेती जो है अच्छी हो, वो होते हैं। लेकिन कवि के लिए उर्वरक क्या होते हैं, तो कवि के लिए उर्वरक क्या होता है, उनकी कल्पनाएं और भाव, कि उनकी किस कल्पना पे वो कविता लिख रहे हैं और उनके भाव क्या है उसको लिखने के पीछे। अगला क्या लिखा है, फसल।
अब फसल तो पता ही है किसान के लिए क्या होती है, लेकिन कवि के लिए क्या होती है? तो फसल जो कवि के लिए वो क्या होती है? कविता होती है। जब पूरी कविता तैयार हो जाती है उनकी, तो उनकी वो पूरी एक फसल बन जाती है। ऐसे आगे क्या लिखा है? कटाई। अब कटाई किसान के लिए तो पता ही है, लेकिन कवि के लिए कटाई क्या होती है? कृति यानी साहित्य का निर्माण। जब पूरी कृति तैयार हो जाती है तो उससे क्या होता है? साहित्य का निर्माण होता है। यानी जब कटाई हो जाती है तो उससे क्या होता है? साहित्य का निर्माण होता है। साहित्य का निर्माण होना के लिए क्या है? कटाई है। यानी कृति जब उनकी तैयार हो जाती है उससे क्या? साहित्य का निर्माण होता है। तो वो जो है कवि के लिए कटाई होती है। अनाज क्या होता है? अनाज क्या लिखा है इधर? जनमानस को साहित्य समर्पण। अब अनाज जो है जब खेत में तैयार हो जाता है तो हम लोग को मिलता है खाने के लिए। सही, जब कृति तैयार हो जाती है किसकी? कवि की, तो वो क्या करते हैं? जनमानस को साहित्य समर्पण। तो वो जनमानस यानी अपन सबके लिए वो कृति जो उन्होंने कल्पना की है, जो उन्होंने कविता बनाई है, वो हमें मिलती है। यानी साहित्य में क्या हो जाती है? समर्पण कर देते हैं वो। जब कृति पूरी तैयार हो जाती है तो वो साहित्य में समर्पण सबको पढ़ने के लिए मिलती है। सबको पता चलता है कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या विचार है उनके। ऐसे अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पौष्टिकता, आनंद अनुभूति। पौष्टिकता कब होती है? जब हम अच्छा कोई अनाज खाते तब हमें पौष्टिक आहार मिलता है। जब कविता कोई पढ़ रहा है तो उसमें जो है क्या पौष्टिकता है? तो जब हम उस कविता को पढ़ के हमें आनंद मिलता है, जो अनुभूति प्राप्त होती है, वही एक कवि के लिए क्या होती है? एक पौष्टिकता होती है, यानी आनंद अनुभूति होती है। ऐसे अगला लिखा है अस्तित्व समाप्त। खेत में जो बीज है, जो फसल है, उसका अस्तित्व समाप्त हो ही जाता है, कहीं ना कहीं खत्म हो ही जाती है, वो फिर से उगानी पड़ती है। लेकिन अस्तित्व अनंत काल तक। लेकिन जो कवि की कविता रहती है या कोई भी काव्य कुछ भी रहे, वो अस्तित्व क्या रहता है? अनंत काल तक रहता है उनका। वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक बार लिख दी तो वो हमेशा के लिए लिखी रहती है, हमेशा के लिए आपको मिलेगी। आप कितनी भी पुरानी उठा लो, तुलसीदास, कालिदास, किसी की भी उठा लो, आपको वो हमेशा मिलेगी। यानी जो कृति एक बार लिख दी तो आपको वो हमेशा अनंत काल तक मिलेगी। तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर था। हमारा अगला क्वेश्चन और देख लेते क्या था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि क्षण का बीज से जो है कवि क्या कहना चाहता है। पीछे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, तो जरा देखिए कि क्षण का बीज से जो है कवि क्या कहना चाहता है। आंसर नीचे 4 नंबर पे लिखा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि क्षण का बीज से कवि अपने हृदय के अंदर उठने वाले क्षणिक विचारों को कहना चाहता है। कुछ क्षण का बीज से ही समझ में आ रहा होगा, यानी कुछ पल के लिए जो कवि के मन में जो विचार आ रहे हैं, बीज यानी विचार है, जो उनके मन में विचार आ रहे हैं और जो उनके अंदर, जो उनके मन में विचार उठ रहे हैं, उनको क्या है? वो कहना चाहता है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि क्षण का बीज से कवि अपने हृदय के अंदर उठने वाले क्षणिक यानी पल भर, क्षणिक बोल लो चाहे पल भर बोल लो, सेम ही है, विचारों को क्या कर सकता है? कहना चाहता है। तो विचारों को जब वो कहना चाहता है तो उससे उसका तात्पर्य यही है, क्षण के बीच से तात्पर्य यही है कि वो अपने विचारों को कहना चाहता है। तरीके से आज हमने जो है अभी एक ही पंक्ति पढ़ी है, छोटा मेरा खेत की, और उसके जो है हमने पद्यांश में अगर क्वेश्चन टाइप में आएगा तो भी आप आंसर कर लोगे, और अगर व्याख्या में करने को आएगा तो भी आप कर लोगे। यानी 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। अगर आते हैं तो आप इसे कर लोगे। अभी मैं आपको अभी इस वीडियो में अभी एक ही पंक्ति पढ़ाई, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी जितनी भी बची वो सारी कंप्लीट करवाऊंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपको देखने में थोड़ा वो लगेगा। अगर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्लिप में बनाओ कि एकदम लंबी बनाती चली जाऊँ, तो मैं वैसे ही बना दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप जो है अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है, अगर आपने बहुत सब पढ़ लिया है और उनको पढ़ने के साथ साथ आपको वो चीज़ें याद भी हैं और आप लिख लिख के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते चलिए, क्योंकि ये सब आपके लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। क्योंकि पेपर के आप सोचोगे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हम तो कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता, फिर वहाँ पे जाके गड़बड़ हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं इसका सेकंड ये जो झूमने लगे फल ये पढ़ाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।